वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दिस इज द बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स एंड वी विल स्टार्ट with the Kroning Penney model, and this model was put forth by them in 1930. तो इसमें हम देखेंगे कि इसके assumptions क्या हैं, then we shall apply those assumptions to a free electron in a metal. फिर हम श्रोडिंगर्स इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करेंगे। उस श्रोडिंगर्स इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए we will need this Bloch theorem. So let us start. अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि there are few drawbacks of quantum free electron theory which was put forth by Sommerfeld. तो उस थ्योरी के जो ड्रॉबैक्स हैं उसकी बेसिक वजह क्या थी? उसकी बेसिक वजह थी देयर वाज अ फॉल्टी assumption इन क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, और वो फॉल्टी assumption ये थी कि a conduction electron in a metal travels in a constant or zero potential, and this is faulty. The potential seen by an electron while traveling in a metal is not constant. तो इस faulty assumption को improve किया गया in Kroning Penney model. तो correct assumption क्या है? Correct assumption ये है कि the potential seen by a free electron or a conduction electron in a metal is periodic. When an electron travels in a metal, तो जैसे ही किसी आयन के पास ये पहुंचता है, the potential goes down like this. और जैसे ही ये दो आयन्स के बीच में आता है, potential goes up. और फिर एक और आयन के पास आता है, the potential goes down, and this process continues. So this is how an electron sees potential while traveling in a metal, and you can see it is not constant, it is not zero, but this potential is periodic. And this potential includes both. It includes the interaction of the electron with the atoms in solid. तो एक तो इसमें interaction of electrons आएगी with atoms in the solid, और एक और contribution इस potential में क्या है कि electron की interaction with other electrons. तो this is the basis of Kroning Penney model के quantum free electron theory में एक faulty assumption थी that electron travels in a constant or zero potential throughout the metal, but Kroning Penney model में इसको improve किया गया और ये assumption use की गई that the potential seen by electron, seen by the conduction electron in a metal is not constant, but it is periodic. तो अगर हम वन डायमेंशनल केस देखें तो दिस इज द पोटेंशियल सीन बाय इलेक्ट्रॉन। दो एटम्स या दो आयन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, ऑब्वियसली दैट इज व्हाट वी कॉल द लैटिस कांस्टेंट। तो लैटिस कांस्टेंट इज ए, दो एटम्स के दरमियान। तो जैसे ही एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन दो एटम्स के बीच में होता है तो वहां पे पोटेंशियल जीरो होता है, लेकिन जैसे ही वो एक एटम या आयन के नजदीक आता है, द पोटेंशियल गोज डाउन, द पोटेंशियल डिक्रीजेस। और फिर जब वो फिर से दो एटम्स या आयन्स के बीच में आता है तो पोटेंशियल फिर से जीरो बनता है, एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज। सो इट मीन्स द पोटेंशियल इज पीरियोडिक, और इस पोटेंशियल की पीरियोडिसिटी भी वही है जो लैटिस की है, यानी कि जैसा पोटेंशियल हमें यहाँ पे मिलता है वैसा ही पोटेंशियल हमें
इससे डिस्टेंस a दूर जाके फिर से मिलता है. So it has the same translational symmetry as the lattice. हमें एक पॉइंट पे जिसके पोजीशन x है, हमें वहां पे जो पोटेंशियल का वैल्यू मिलेगा, अगर हम उस पॉइंट से a डिस्टेंस दूर जाके देखें तो हमें फिर से वही पोटेंशियल मिलेगा. यानी कि जो पोटेंशियल हमें यहाँ पे मिला, सपोजिंग दिस इज v ऑफ x, अब इससे हम a डिस्टेंस दूर जाके फिर से एक एटम या आयन के पास पहुंचते हैं, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी v ऑफ x प्लस a. But we find that the potential is same as v of x. So the potential is periodic, और इसका जो period है that is the lattice constant of the crystal or solid. तो मैथमेटिक्स इजी करने के लिए हमने इस पोटेंशियल को फ्लैट लाइन्स से दिखाया है. अदरवाइज आपने देखा कि दिस इज हाउ द पोटेंशियल लुक्स लाइक. इट इज नॉट फ्लैट, इट इज कर्व्ड. द पोटेंशियल इज लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस एंड सो ऑन. लेकिन हमने क्या किया है कि हमने इन कर्व्स को फ्लैट बनाया है, like this. So this is the assumption in Kroning-Penney model. So Kroning and Penney suggested a one-dimensional periodic potential for the metal. तो इसमें अगर हम जीरो से स्टार्ट करें तो जीरो से लेके a तक जो डिस्टेंस है, we call this region first. And this is when the electron is near atom. और उसके बाद A से लेके एक और डिस्टेंस हम ट्रेवल करेंगे B, तो we will reach here A plus B. तो ये जो रीजन है, रीजन जिसकी विड्थ B है, this is region number 2. तो this is the region when the electron is between two atoms. So हम इस पीरियाडिक पोटेंशियल को दो रीजन्स में डिवाइड करते हैं. रीजन नंबर 1 when the potential is 0, it is from x is equal to 0 to x is equal to a. This is our region number 1. और ये तब होता है when the electron is very much near an atom. और उसके बाद एक और रीजन आता है, रीजन नंबर 2. It extends from x is equal to a to x is equal to a plus b. या अगर हम बैकवर्ड साइड में देखना चाहें तो it extends from x is equal to minus b to x is equal to 0. This is again second region. और इसमें हम देखते हैं that potential has a value equal to some v naught. So this is for region number 2. And it occurs when region number 2 is when electron is between two atoms. तो इसमें पीरियड हमें मिलता है a plus b. 0 से लेके x is equal to 0 से हमें रीजन नंबर 1 स्टार्ट होता है. It extends up to x is equal to a, then x is equal to a to x is equal to a plus b. So this is region number 2. तो फिर यहाँ से region number 1 स्टार्ट होता है. So the period of this potential is a plus b. This potential is actually a rough approximation of potential in the vicinity of an atom. जैसा कि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि actual potential जो है that is curved, लेकिन हम अपने मैथमेटिक्स को इजी करने के लिए इसको फ्लैट लाइन्स बना देते हैं.
और ऑब्वियसली अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी देखें रीजन 1 में, तो दैट विल बी ई, एंड ऑब्वियसली दैट ई at any point will be less than the potential V naught. This is the height of potential. This is the height of potential, and that is equal to some constant V naught. ओके यहाँ पे मैं अगर एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम आपको पोज करूं कि क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल जो हमने अभी तक पढ़ा, तो उसमें पोटेंशियल की फॉर्म क्या थी. दिस इज द form of potential used in quantum free electron theory. This was start of the crystal, and this was end of the crystal, and throughout the crystal potential was zero. अलबत्ता outside the metal or solid potential was infinite. तो इस form of potential को आप क्या कहेंगे? Is it setup potential? Is it square well potential? Is it a delta potential? Is it square wave potential? So obviously it is square well potential. Okay, let us go to the second conceptual problem. The form of potential used in Kroning Penney model, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, is one dimensional. So this is the form of potential used in Kroning Penney model. So guess के is it sine wave potential? Sine wave means like this. No, it is not sine wave. Is it square wave? Is it triangular wave? Triangular wave means like this. No, it is not triangular wave. Is it sawtooth? Sawtooth means like this. It is not sawtooth, and obviously it is square wave potential. कि एक square है, this is the square wave, और इसी को हम बार बार रिपीट करते हैं. सो इट इज अ स्क्वायर वेव पोटेंशियल. सो आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन के क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में क्या है, उसमें हम स्क्वायर वेल पोटेंशियल यूज करते हैं, और क्रॉनिंग पेनी मॉडल में हम स्क्वायर वेव पोटेंशियल यूज करते हैं. ओके, लेट अस कंस्ट्रक्ट श्रोडिंगर्स इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन. तो इसमें दिस इज द श्रोडिंगर्स टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन. तो इसको अगर हम और सिंपलीफाई करना चाहें, वी कैन राइट माइनस एच बार स्क्वायर बाई 2m डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस इसी तरह v of x, this will get multiplied to psi, will be equal to the total energy times psi. इसमें हम this potential and psi, इसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे. तो we will get minus h bar square by 2m d square psi by dx square is equal to e times psi minus v of x times psi. राइट हैंड साइड पे हम psi कॉमन आउट कर सकते हैं, तो we will get e minus v of x times psi. तो उसके बाद हम ऐसा करेंगे कि ये जो माइनस एच बार स्क्वायर बाई 2m है, इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे. तो वी विल गेट d square psi by dx square is equal to minus 2m by h bar square times e minus v of x psi. तो this is what we will get. उसके बाद ये जो राइट हैंड साइड है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे. तो ये माइनस था, ये प्लस बनेगा, और राइट हैंड साइड पे खाली हमें जीरो मिलेगा. सो दिस इज द इक्वेशन व्हाट वी हैव गॉट हियर. ओके, सो दिस इज द श्रोडिंगर्स इक्वेशन, और इसको हमने अप्लाई करना है. एंड द पोटेंशियल इज डिफाइंड फ्रॉम x is equal to 0 to x is equal to a,
the potential is 0, this, और इसको हम रीजन नंबर 1 कहेंगे। और इसके लेफ्ट हैंड में आप साइड में देखेंगे, दिस इज रीजन नंबर 2, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम x इज इक्वल टू माइनस b टू x इज इक्वल टू 0, सो दिस, और वहां पे यू कैन सी दैट पोटेंशियल इज अ कांस्टेंट इक्वल टू v नॉट, and this will be our region number 2. तो यहाँ पे we will differentiate Bloch electrons with free electrons. Bloch electrons वो electrons हैं which obey Schrodinger's equation but with a periodic potential. Schrodinger's equation में यहाँ पे जो ये potential हम use करते हैं, it is periodic. तो जो इलेक्ट्रॉन्स श्रोडिंगर्स इक्वेशन ओबे करते हैं, जिस श्रोडिंगर्स इक्वेशन में हम पोटेंशियल फंक्शन पीरियोडिक यूज करते हैं, वी कॉल दोज इलेक्ट्रॉन्स एज ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम इसको कंट्रास्ट या डिफरेंशिएट करें फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स है जिसमें हम पोटेंशियल 0 लेते हैं, जैसा कि हमने क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में पढ़ा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स है which travel in a periodic potential in a metal, and free electrons वो electrons है which travel in a constant or zero potential in a metal. So this is the Schrodinger's equation, and this is the potential defined for region number 1. Region number 1 के लिए 0 है and region number 2 के लिए V naught है। तो for region number 1, since potential is 0, तो हम यहाँ पे potential substitute करेंगे 0, और यहाँ पे साई के साथ 1 सबस्क्रिप्ट रखेंगे so as to designate that this is the wave function here in the region number 1. So we will get equation this, d square psi 1 by dx square plus 2me by h bar square psi 1 equals 0, because potential यहाँ पे 0 है। इसी तरह नाउ वी शैल गो टू द सेकंड रीजन। तो वहां पे जो वेव फंक्शन होगी इलेक्ट्रॉन की, उसे हम डिनोट करेंगे विद साई एंड अ सबस्क्रिप्ट सेकंड साई 2। सो दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू दिस रीजन नंबर 2 साई 2। अच्छा, फॉर दिस सेकंड रीजन पोटेंशियल हैज अ कांस्टेंट वैल्यू v नॉट। तो जब हम इसमें सबस्टिट्यूट करेंगे तो हम यहाँ पे साई के साथ रोमन सेकंड लगाएंगे और पोटेंशियल का वैल्यू v ऑफ x की जगह v नॉट सबस्टिट्यूट करेंगे, तो वी विल गेट दिस इक्वेशन, d स्क्वायर साई फॉर सेकंड रीजन बाय dx स्क्वायर प्लस 2m बाय h बार स्क्वायर e माइनस, फिर जो पोटेंशियल यहाँ पे v ऑफ x लिखना था उसकी जगह हमने v नॉट लिखा है, दिस इज v नॉट and this is psi for second region equals 0. So these are the two Schrodinger's equation. This corresponds to region number 1 and this corresponds to region number 2. अब इनको हमने सॉल्व करना है। We will do one thing कि हम यहाँ पे -1 कॉमन आउट करेंगे। तो जब हम -1 कॉमन आउट करेंगे तो वो माइनस यहाँ पे लग जाएगा और v नॉट प्लस बनेगा और e माइनस बनेगा। तो ये हम इसलिए करते हैं बिकॉज वी नो दैट v नॉट इज ग्रेटर देन e। इन जनरल जो पोटेंशियल का वैल्यू है, दिस इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रॉन एनर्जी। सो दीज आर द टू इक्वेशंस। एक इक्वेशन तो ये है और दूसरी इक्वेशन ये है जो हमें मिलती है, और इनको हमने अब सॉल्व करना है। So these are the two equations. इन equations को solve करने के लिए we will define two constants. यहाँ पे जो हमें 2me by h bar square है, we will put this equal to some constant alpha square,
और यहाँ पर जो ये 2m by h bar square v naught minus e है, we will put this equal to some another constant beta square. So we define alpha square equals 2me by h bar square, and we define beta square equal to 2m by h bar square v naught minus e. तो जब हम ये दोनों सब्स्टिट्यूशंस यहाँ पे करेंगे तो इसकी जगह हम लिखेंगे अल्फा स्क्वायर और इसकी जगह हम लिखेंगे बीटा स्क्वायर. तो these are the two equations what we get. और इन दोनों को अब हमने सॉल्व करना है. तो the solution comes from Bloch's theorem. Bloch's theorem was given by Bloch in 1928, and it states that the solutions of these equations, yani the energy eigenstates for an electron in a crystal, can be written in the form of Bloch waves, and Bloch waves are nothing but plane waves. मैं अभी बताऊंगा plane waves क्या होती है. And the solution is in the form of psi of x equals e raised to power ikx times ukx. So this was the solution given by Bloch's theorem. इसमें जो k है, that is propagation vector. It represents the state of motion of electron in the kth energy state. So this k denotes कि ये किस energy state में है. So the allowed values of k will give us the allowed values of energy state, and correspondingly the allowed values of energy values of electrons. And it corresponds to an electron of momentum h bar k, because if k is the propagation vector, then momentum is given by h by lambda. इसको हम 2 pi डिवाइड भी कर सकते हैं और 2 pi मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. Now h by 2 pi, this is called the reduced Planck's constant h bar, and 2 pi by lambda is the propagation vector, that is k. Hence momentum जो है, momentum के लिए हम लिख सकते हैं h bar k, और इसमें जो de Broglie length है, wave length है इलेक्ट्रॉन की, that is lambda, and lambda is given by 2 pi by k. तो in general this k is a vector. इसके ऊपर हम एक एरो भी रखते हैं, बट वन डायमेंशनल केस में इट विल बी ईदर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस. सो सपोजिंग इसमें हमने एक्स यूज किया है, तो के विल बी डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस. अच्छा, इसमें जो हमने ये फंक्शन यूज की है यू के ऑफ एक्स, इट हैज द सेम पीरियोडिसिटी एज दैट ऑफ लैटिस. यानी अगर हम x पे कहीं पे एक वेव फंक्शन की फॉर्म देख रहे हैं, एंड देन वी विल गो टू अ प्लेस एट अ डिस्टेंस इक्वल टू a. तो पहले हम एक जगह पे थे जिसकी पोजीशन थी x. नाउ वी रीच्ड अ पॉइंट और अ पोजीशन जिसकी पोजीशन है x प्लस a, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस है a, तो वी गेट सेम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन. दैट मींस वी हैव गॉट द सेम पीरियोडिसिटी एज दैट ऑफ द लैटिस. दिस इज द प्लेन वेव. तो प्लेन वेव इज बेसिकली अ वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है, और उसके वेव फ्रंट मतलब वो locus of all those points which vibrate in the same phase. तो यहाँ पे आप देखें कि this is a wave front because they all vibrate in the same phase. इसी तरह this is another wave front, these all points vibrate in another phase. तो ये सारे wave fronts हैं. तो अगर ये wave fronts हमें plane wave मिले, तो एंड ये हमें प्लेन वेव्स मिलते हैं परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव, तो वी कॉल दिस प्लेन वेव. एंड दिस इज द ब्लॉक वेव. इलेक्ट्रॉन्स की वेव फंक्शन इन अ मेटल हमें ऐसी मिलती है.
This is Bloch wave. Okay, so this is our region number 1. This is our region number 2. इनके लिए हम इक्वेशन श्रोडिंगर्स इक्वेशन B लिख चुके हैं. This is for region number 1st, and this equation is for region number 2. And the solution is given by Bloch's theorem as psi of x equals e raised to power I kx into u k of x. तो इसको हमने सबस्टिट्यूट करना है इन इक्वेशंस में, एंड वी हैव टू अप्लाई फ्यू बाउंड्री कंडीशन. बाउंड्री कंडीशन क्या है? बाउंड्री कंडीशन ये है कि ये पॉइंट जो है, दिस इज x इज इक्वल टू 0, तो इसके राइट हैंड साइड में जो वेव फंक्शन एग्जिस्ट करती है दैट इज psi1, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो वेव फंक्शन एग्जिस्ट करती है दैट इज psi2. द वेव फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस. वेव फंक्शन की एक प्रॉपर्टी है दैट इट मस्ट बी कंटिन्यूअस. दैट मीन्स कि psi1 जो है एट x इज इक्वल टू 0, और इसी तरह अगर हम रीजन नंबर 2 में देखें, psi2 एट द सेम पॉइंट एट x इज इक्वल टू 0, ये दोनों वेव फंक्शंस बराबर होनी चाहिए. यानी इस पॉइंट पे जो राइट हैंड साइड में वेव फंक्शन है दैट इज psi1 x इज इक्वल टू 0, और लेफ्ट हैंड साइड में से जो वेव फंक्शन आ रही है इसी पॉइंट पे देखें दैट विल बी psi2 अगेन x इज इक्वल टू 0. तो ये दोनों वेव फंक्शंस बराबर होनी चाहिए. तो दिस इज वन व्हाट आई मीन टू से पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन जो वेव फंक्शंस को ओबे करनी है. तो एक तो वेव फंक्शन पीरियोडिक होनी चाहिए, दूसरे कंटिन्यूअस होनी चाहिए, दूसरे इनके फर्स्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी पीरियोडिक होने चाहिए, यानी कंटिन्यूअस होने चाहिए. यानी कि अगर हम डिफरेंशिएट करें रीजन नंबर 1 की वेव फंक्शन को और इसका हम वैल्यू देखें एट x इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे हियर, और इसी तरह हम रीजन नंबर 2 में, दिस इज रीजन नंबर 2 में हम वेव फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन, और इसका भी वैल्यू हम देख रहे हैं x इज इक्वल टू 0 पे. तो ये दोनों का वैल्यू मुझे सेम मिलना चाहिए. तो इसी तरह दिस इज द पॉइंट जहां पे रीजन नंबर 2 स्टार्ट होता है, और यहाँ पे फिर से बिकॉज ऑफ पीरियोडिसिटी पॉइंट A इज द पॉइंट जहां से फिर ये सेकेंड रीजन स्टार्ट होता है. सो दैट मीन्स कि वेव फंक्शन का वैल्यू जो x इज इक्वल टू A पे होना चाहिए इन रीजन नंबर 1, वही वैल्यू हमें x इज इक्वल टू -b पे वेव फंक्शन का वैल्यू मिलना चाहिए इन रीजन नंबर 2. एंड सिमिलरली जब वेव फंक्शंस का वैल्यू हमें इतना मिलना चाहिए बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी कंटिन्यूटी, तो इनके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी हमें बराबर मिलने चाहिए. तो व्हाट वी हैव टू डू कि एक तो हमने ये सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूट करना है इन दोज इक्वेशंस, और उसके बाद ये 4 पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करनी है. तो ये सारा काम करके हमें एक इक्वेशन मिलती है, एंड आई एम कॉलिंग दैट इक्वेशन नंबर 1. This is beta square minus alpha square divided by twice alpha beta into sine hyperbolic function of beta b into sine of alpha a plus cos hyperbolic function of beta b into cos of alpha a, and this whole thing equals of cos of k into a plus b. So this is equation number 1. तो
यहां पर हम एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं, बैरियर स्ट्रेंथ। बैरियर स्ट्रेंथ हम डिफाइन करते हैं कि जो बैरियर पोटेंशियल है इसकी हाइट कितनी है एंड मल्टीप्लाई करते हैं इसकी विड्थ कितनी है। तो दिस इज हाउ वी डिफाइन द बैरियर पोटेंशियल, बैरियर स्ट्रेंथ ऑफ द बैरियर पोटेंशियल। तो हाइट ऑफ द पोटेंशियल इज V नॉट and it extends over region 2 या region 2 जिसकी width है B. So this quantity V naught times B, basically this is area of the potential barrier because the barrier potential is like this. So this is its height and this is its width. तो basically जो इसका area है length into breadth, so the area of the potential barrier is defined as the barrier potential. So the barrier potential is given by V naught times B. अच्छा, यहाँ पे क्रॉनिंग एंड पेनी एक assumption लेते हैं कि they assume a situation कि barrier strength तो constant रहे, barrier strength remains constant, but they increase the strength of the potential, the value of potential, height of the potential, and they decrease width of the potential, but the product remains constant. तो अगर पहले बैरियर पोटेंशियल ऐसा था, this was V naught and this was B, so what they assume that they increase the height of barrier potential but they decrease the width of barrier potential so that जो area under the barrier potential वो constant रहे. If I do it again, so I will increase the height of barrier potential but I will decrease the width of barrier potential. तो अगर हम ऐसे ही करते जाएं तो V naught will tend to 0 infinity, ये ऊंचा होता जाएगा, the height will go on increasing, but जो ये width है, this width will go on decreasing, so B will tend to 0 and such a potential is called a Dirac delta potential. So the potential assumed by Kroning and Penney is Dirac delta potential. So they assume a situation जिसमें the barrier strength remains constant, but V naught tends to infinity and B tends to 0. तो जब हम ऐसा करेंगे, when we will assume B tends to 0, then this sine hyperbolic function will tend to beta B and this cos hyperbolic function will tend to 1 and also here this B will tend to 0. तो जब हम इसमें ये सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे कि साइन हाइपरबोलिक फंक्शन जो यहाँ पे है उसकी जगह हम खाली बीटा बी लिखेंगे, कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन की जगह हम 1 लिखेंगे और यहाँ पे राइट हैंड साइड में वी विल नेग्लेक्ट बी एज कंपेयर टू ए, तो हम बी को भी 0 के बराबर रख देंगे, तो वी विल गेट इक्वेशन नंबर 2. Right, so this is our equation number 2. अच्छा, जो potential है, since this is very large as compared to the electron energy, तो ये जो beta square minus alpha square है, beta square is 2m by h bar square v naught minus e. This is beta square. तो इसको सब्ट्रैक्ट हो रहा है अल्फा स्क्वायर इज 2m e by h bar स्क्वायर. तो इसमें अगर हम
2m/h² कॉमन आउट करेंगे, जो कि हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें मिलेगा v0 minus e, then again minus e, that is minus 2ic. And since this v0 is very large as compared to e, तो ये हम neglect भी कर सकते हैं. तो approximately बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर का वैल्यू हमें 2m/h² टाइम्स v0 मिलेगा. तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में यूज करेंगे. तो बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर की जगह हमने अब लिखा है 2mv0/h². अल्फा डिवीजन में है, ए डिवीजन में नहीं है, तो हम ए डिवाइड भी करेंगे और ए मल्टीप्लाई भी करेंगे. बीटा एंड बीटा तो यहां कैंसिल हो रहा है, तो हमें न्यूमरेटर में मिलेगा a इंटू बी, और डिनोमिनेटर में बाय द वे हमें यहाँ 2 और 2 भी कैंसिल हो रहा है, तो डिनोमिनेटर में हमें अल्फा a मिलेगा, वो हम इस साइन फंक्शन के नीचे रखेंगे. सो वी आर लेफ्ट विद mv0 ab/h² into sine of alpha a divided by alpha a plus cos of alpha a equals cos of ka. Now we will define this function as the scattering power. We define a new quantity called scattering power of the potential barrier, and this equals m mass of electron times v0 height of the barrier potential into AB divided by h². तो जब हम इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी ये क्वांटिटी जो है इसकी जगह हम लिखेंगे P, द स्कैटरिंग पावर. तो जब हम इक्वेशन नंबर 4 को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो इसकी जगह हम लिखेंगे P. So we will get this equation, and that is equation number 5. And equation number 5 is the energy wave vector relation. आप पूछ सकते हैं कैसे. राइट हैंड साइड में है k, which is wave vector. तो इसमें एनर्जी कहां पे है? लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे देयर इज अल्फा, और हमने अल्फा स्क्वायर डिफाइन किया है एज 2me/h². सो अल्फा का मतलब है एनर्जी. सो दिस इज हाउ एनर्जी एंड वेव वेक्टर आर रिलेटेड इन इक्वेशन नंबर 5. Equation 6 is the relation between wave vector and wavelength. Wavelength of the electron. तो जो possible values of wave vector होंगे वही possible values of wavelength of electron होंगे, and consequently those will be the allowed energy eigenstates. और एनर्जी के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ अल्फा स्क्वायर. तो यहां से हमें E मिलता है h² अल्फा स्क्वायर बाय 2m. तो इक्वेशन 6 is a condition of existence of a solution for the electron wave function. So this is our equation number 5. इसमें दो ही वेरिएबल हैं, एक तो है अल्फा और दूसरा है k, wave vector. Let us try to plot the graph of left hand side as a function of alpha a. यानी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन नंबर 5 में, इसको हम along vertical axis यानी y axis प्लॉट करेंगे, और x axis along हम
प्लॉट करेंगे अल्फा टाइम्स ए, हम देखेंगे कि कैसा ग्राफ मिलना चाहिए। और p का कोई वैल्यू रखना है तो सपोजिंग वी पुट p इक्वल टू 3π/2, सम वैल्यू ऑफ स्कैटरिंग पावर। तो हमें ग्राफ कैसा मिलना चाहिए? सिंस e इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा स्क्वायर, तो ये जो हम x एक्सिस के along अल्फा a प्लॉट कर रहे हैं, सो दैट मीन्स कि वी आर प्लॉटिंग एनर्जी, इट इज अ मेजर ऑफ एनर्जी along x एक्सिस। अच्छा, एक और चीज देखें, राइट हैंड साइड में दिस होल थिंग इक्वल्स कॉस ऑफ के ए, और जो कॉस है उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा +1 और कॉस का मिनिमम वैल्यू होगा -1। सो दैट मीन्स के राइट हैंड साइड will remain in between values -1 and +1, and consequently जो एक्सप्रेशन हमें लेफ्ट हैंड साइड पे मिलती है जिसका हम ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं, तो इसका वैल्यू हैज टू रिमेन बिटवीन -1 and +1 बिकॉज दीज आर द ओनली अलाउड वैल्यूज। सो इक्वेशन नंबर 5 जो है, जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसमें अलाउड वैल्यूज सिर्फ वो होंगे जिसमें हमें इस ग्राफ के वैल्यूज मिलेंगे बिटवीन -1 and +1। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ इक्वेशन नंबर 5 का जो लेफ्ट हैंड साइड है। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 5। तो इसको हमने अलोंग वर्टिकल एक्सिस या वाई एक्सिस प्लॉट किया है, अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस दैट इज एक्स एक्सिस हमने अल्फा टाइम्स ए प्लॉट किया है। तो दिस इज हाउ द ग्राफ लुक्स लाइक। अच्छा, ग्राफ तो +1 और +1 से ऊपर भी जा रहा है, लाइक यू कैन सी यहाँ पे, फिर वापस नीचे भी आ रहा है, और कहीं पे ग्राफ जरा देखें कि -1 से भी नीचे जा रहा है, बट ऑल दोज वैल्यूज आर नॉट अलाउड बिकॉज राइट हैंड साइड पे कॉस फंक्शन है जिसका मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए +1 और मिनिमम वैल्यू होना चाहिए -1। तो अलाउड वैल्यू सिर्फ वो है जिनके लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू +1 और -1 के बीच में मिलता है, लाइक इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो ग्राफ हमें मिलता है दैट इज अलाउड। So that means this is the range of allowed values of energy for electron. So इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो ग्राफ के वैल्यूज हैं वो अलाउड हैं, और along horizontal axis alpha a है and alpha means energy. So that means these are the values allowed for energy of electron. Similarly, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ग्राफ का वैल्यू अलाउड है, तो दैट मीन्स अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस दिस इज द रेंज ऑफ एनर्जी वैल्यूज अलाउड। सिमिलरली दिस इज द रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी वैल्यूज अलाउड, दिस इज द रेंज ऑफ एनर्जी वैल्यूज फॉर इलेक्ट्रॉन अलाउड। तो हमें यहाँ से क्या मिलता है कि एनर्जी के जो अलाउड वैल्यूज हैं वो हमें बैंड्स में मिलते हैं, कि पहले एक बैंड मिलता है एनर्जी वैल्यूज का अलाउड, फिर बीच में गैप आती है, सो दिस इज द गैप। उसके बाद फिर से एक बैंड मिलता है ऑफ अलाउड वैल्यूज ऑफ एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद फिर से गैप मिलती है, एंड सो ऑन।